बैंकिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी. So only after studying, only after learning these important banking terms, you'll be able to understand the important topics like inflation or other important topics related to the banking. So सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे ये बैंक रेट क्या होता है, राइट? ये बैंक रेट का डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन हम ब्रीफली यहाँ पे इलॉबरेट करेंगे. बैंक रेट, देन दिस रिपो रेट, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके, रिवर्स रिपो रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह. ये हर कोई डेफिनेशन जो है, ये हर कोई टर्म जो है हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, उसके बाद हम जो अपना टॉपिक है इन्फ्लेशन वो पढ़ने जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बैंक रेट. देखिए बैंक रेट क्या होता है. बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है. आप बैंक के पास जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हो कि मुझे लोन दे दो. वो आपको लोन देता है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट लेता है आपको, वो होता है बैंक रेट. क्या होता है? बैंक रेट. बट इन दिस केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन नहीं देता. यहां पे उल्टा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई के पास जाता है. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई इज द बॉस ऑफ एवरी बैंक इन इंडिया. तो व्हेन द बैंक नीड्स मनी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर पैसा चाहिए तो ये आरबीआई के पास जाएगा. आरबीआई को बोलेगा कि मुझे लोन दे दो. आरबीआई उसको लोन देगा एट द इंटरेस्ट रेट. अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, उस पर ब्याज देना पड़ेगा. सो दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड द बैंक रेट. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द बैंक रेट? Bank rate is the interest rate. Okay, you can write down that. Bank rate is the interest rate which is charged by the Central Bank of India. Okay, Central Bank of India is the Reserve Bank of India, which is charged by the Reserve Bank of India. Okay, on the long-term loan, given to any bank in India, right? So this is what is known as the bank rate. Bank rate आपको समझ आ गया, इंटरेस्ट रेट. ओके, नाउ सी आपको 2-3 पॉइंट जो है इस बैंक रेट को लेके याद रखने पड़ेंगे. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा बैंक रेट को लेके, कि इसमें जो है देयर इज नो प्रोविजन फॉर कोलेटरल. देयर इज नो प्रोविजन फॉर कोलेटरल, या गिरवी रखने का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है. आप बैंक के पास अगर जाते हैं तो आप बैंक आपको तभी लोन देगा जब आप कुछ उसके पास गिरवी रखोगे. यहाँ पे जो है बैंक रेट में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी और बैंक को लोन देता है, उस बैंक को वहां पे गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट. ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पेनल्टी रेट्स है, those penalty rates are linked with the bank rate. Okay, तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक पे पेनल्टी लगाएगा, फाइन लगाएगा, तो फाइन किस हिसाब से लगाएगा कि भाई आजकल की बैंक रेट क्या है, उसी हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी. ओके, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे. अब बैंक रेट कितनी है, 5% है, 6% है या 7% है, ये चेंज होती रहती है. ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट जो है चेंज होती रहती है. जैसे आज की कल की अगर हम बात करेंगे मार्च 2020 की, तो आजकल की जो बैंक रेट है वो है 5.65%. ओके, 5.65%. मे बी एक महीने के बाद या एक साल के बाद जो है कुछ और रेट होगी. तो इतना आपको समझ आ गया ना बैंक रेट. बैंक रेट अब आपको समझने की जरूरत है. अब याद रखना, इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन हम पढ़ने जा रहे हैं. इन्फ्लेशन आपको मैं अगर ब्रीफली बता दूं, इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन. महंगाई को कंट्रोल करने की बहुत सारे मेजर्स जो है वो लेते हैं. गवर्नमेंट भी अपने पार्ट पे मेजर्स लेता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मेजर्स कुछ अडॉप्ट करते हैं. अब कौन से मेजर्स? अब हमेशा इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपको मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, मार्केट में आपको पैसा कम करना पड़ेगा. अब अगर आप इस बैंक रेट को ज्यादा करोगे, अगर ये 5.65% है ना यहाँ पे बैंक रेट, अगर 5.65% की बजाय आप इसको 7% करेंगे, तब क्या होगा? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सोचेगा पहले, भाई अगर मैं 7% एट द रेट ऑफ 7% अगर मैं
लोन लाऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा वो सोचेगा, वो नहीं लोन लाएगा वहां से, क्योंकि अगर वो 7% पे लोन लाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो उसको 7% अपना भी फायदा देखना है, फिर 8 या 9% वो किसको देगा, कस्टमर को, कंज्यूमर्स को, हमें देगा। तो वो कोशिश करेगा कि मैं इस ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लाऊंगा सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो फिर जो है ऑटोमेटिकली वो आपको भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे फिर लोन देगा आगे। अगर वो 7% इंटरेस्ट रेट पे लाएगा तो आप बोलोगे नहीं हमें नहीं चाहिए, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो मनी सर्कुलेशन जो होती है मार्केट में, वो मनी सर्कुलेशन होती है कम। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन यू ऑलवेज हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, रिमेंबर दिस थिंग। एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफ्लेशन, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज द व्हेन देयर इज द जो प्राइस जो होता है गुड्स एंड सर्विस का वो बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफ्लेशन तब आप इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम करते हो। उससे क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हो उससे मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है, आपके पास मनी आता है, आप डिमांड ज्यादा करते हो, आप खर्चा ज्यादा करते हो। तो ये जो है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं इन्फ्लेशन के बारे में, ये चीज जो है, ये टर्म जो है, these terms are all related to the inflation directly as well as indirectly, but this bank rate is not used by the Reserve Bank of India as the main tool to control the inflation. Okay, ऐसा नहीं है, it is the repo rate which is used by the Central Bank of India as the main tool to control the inflation. Bank rate समझ में आ गया, इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे what is this repo rate. Repo rate, repo rate means the repurchase agreement, ये मैं आपको समझाऊंगा। repo rate जो है it's also the interest rate, ये भी सही है, ये जो मैंने आपको बैक रेट बताया ना, बिल्कुल सेम इज द केस विद द repo rate. It is the interest charged by the Central Bank of India, charged by the Reserve Bank of India on a अब यहां पे चेंज हो जाएगा, on a short term loan, on a short term loan। अब यहां पे जो है बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट, रिपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट। ऑन ए शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू any bank in India, okay? It can be the commercial bank, okay? It can be any other bank, it can be the this non-banking financial institutions like जैसे LIC वगैरह, उनको भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। Now repo rate, as I told you, okay? repo rate की definition क्या है? As I told you, repo rate is the interest rate on the short-term loan. Repo rate, it stands, it stands as the repurchase agreement. Repurchase agreement जो है इसको हम बोलते हैं repo rate. Repurchase agreement, इसको repo का मतलब ही होता है repurchase agreement. Practically क्या होता है, देखो, अगर अब यहाँ पे लोन जो है, अगर मैं फिर से बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा, इसके ऊपर जो है आरबीआई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बोलता है आरबीआई को मुझे लोन दे दो, ठीक है। अब आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे आरबीआई को, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा आरबीआई को मुझे जो है, मुझे चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ मुझे लोन चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको कागज देगा, उसको उस कागज पे साइन करना पड़ता है एसबीआई के चेयरमैन को। बोलते हैं कि भाई ये उस कागज पे ये लिखा होता है कि मैं किसी डेट, फ्यूचर डेट में आपको 100 करोड़ के बजाय 100 करोड़ के बदले में आपको 108 करोड़ रुपए दूंगा, 8 करोड़ रुपए दूंगा, मतलब फ्यूचर टाइम में। तो 8 करोड़ इसका मुनाफा हो गया आरबीआई का, सो दैट 8 करोड़ वो कितना परसेंट हो गया, 8%, ओके। 8% इज द प्रॉफिट विच द आरबीआई गेन्ड, सो 8% हो गया अब इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे ही रेपो रेट का सिस्टम जो है वो ऐसे चलता है, वो रिपो रेट का सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता है। आपको पहले ही जो है आप उसको रिपर्चेज करते हो, उन सिक्योरिटीज को आप रिपर्चेज करते हो। किन सिक्योरिटीज को, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा बैंक रेट में आपको कोई गिरवी चीज नहीं रखनी होती है, लेकिन रिपो रेट में आपको रखनी होती है गिरवी। देयर इज अ प्रोविजन फॉर कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है मोर्टगेज में जो आप गिरवी रखते हो। अब क्या रखोगे आप कोलेटरल, आप क्या रखोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखोगे यहाँ पे गिरवी, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो फिर आप उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीदते हो, ओके, जो आपने कहा था उस डॉक्यूमेंट में जब आपने साइन किया था, उसको बोलते हैं रिपो रेट। समझ आ गया आपको। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आप गिरवी रखते हो ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, याद रखना आप कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपके पास है वो SLR कोटा की नहीं होनी चाहिए।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब यहाँ पे एक और टर्म है ना जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है जो पैसा हर किसी बैंक को अपने पास रखना होता है साइड में, उसको वो बिजनेस के लिए यूज, उसको किसी ना किसी को लोन देना है ना किसी कस्टमर को देना है, आपको रिजर्व रखना है कुछ पैसा अपने पास, न कि आरबीआई के पास। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द फॉर्म ऑफ, अब क्या, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल। अब उस कोटा में से जो आपके पास एसएलआर में जो आपके पास सिक्योरिटीज है, उन सिक्योरिटीज को आप यहां पे यूज नहीं कर सकते हो, उन सिक्योरिटीज को आप गिरवी नहीं रख सकते हो यहां पे रिपो रेट में, याद रखना मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर बैंक को इमरजेंसी पड़ती है, इफ देयर इज एनी एक्सट्रीम केस, बैंक के पास पैसा बहुत कम है, उसके पास ज्यादा सिक्योरिटीज भी नहीं, उसके पास ज्यादा गिरवी रखने के लिए नहीं है, तब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर कर सकता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा जो है, मैं थोड़ा बहुत आपको ये फैसिलिटी देता हूं कि आप थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा से ला सकते हो, 0.7% ओनली, ज्यादा नहीं, आप थोड़ी बहुत वहां पे सिक्योरिटीज ला सकते हो, तो गिरवी रख सकते हो आप। लेकिन तब जो है उस फैसिलिटी का नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट फैसिलिटी इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब रिपो रेट आपको क्लियर हो गया ना, रिपो रेट के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपो रेट, एक और पॉइंट आप याद रखिए, इट्स द मेन पॉलिसी रेट, इसी पे जो है इन्फ्लेशन, जो मेन टूल है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल के लिए, वो है रिपो रेट। और अब रिपो रेट से हमारी और एक टर्म निकलती है, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिपो रेट में खाली इतना फर्क है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो चीज आप गिरवी रखते हो उसमें आप रखते हो एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जब आपको आरबीआई वो फैसिलिटी देगा उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आपके पास क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपो रेट एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये डिफरेंस भी आप देख लीजिए, जैसे इस चार्ट में आप डिफरेंस देख सकते हो। देखिए, अब अगर आप रिपो रेट में जो है पैसा लाने की सोच रहे हो आरबीआई से कम आपकी डिमांड होनी चाहिए 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा। अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में पैसा लेना चाहते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें आपको जो है आपके पास वो कम से कम डिमांड होनी चाहिए 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, ये डिफरेंस है। ओके, अब ये जो रिपो रेट की फैसिलिटी जो है, ये हर किसी बैंक को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उनको ये फैसिलिटी मिल सकती है। ओके, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो प्रोविजन है, ये फैसिलिटी किसको मिलेगी? खाली उन बैंक्स को which are listed, which are scheduled commercial banks. What is scheduled commercial bank? Scheduled commercial bank का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स हैं उनको हम बोलेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स। ओके, सो शेड्यूल्ड बैंक्स जो है खाली उन्हीं को ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा जो है वो आप वहां पे देते हो, राइट। नाउ यहां पे आप एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज नहीं करते हो, यहां पे आप एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज कर सकते, लेकिन वो ज्यादा नहीं, आपके पास खाली 0.75% जो आपके पास ये जो सारी आपके पास सिक्योरिटीज है उसका 0.75% ही आप यूज कर सकते हो। ओके, सो हो गया ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर, ठीक है। नाउ सी देयर इज वन मोर टर्म व्हिच इज नोन एज द रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है? अब रेपो रेट आपने समझ लिया है। रेपो रेट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट लेगा शॉर्ट टर्म लोन पे, कहां से बाकी बैंकों से। तो अब यहां पे जब बाकी बैंक लेंगे इंटरेस्ट कहां से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कभी कभी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसे खींचना चाहता है अपनी तरफ बाकी बैंकों से, तो बाकी बैंक उसको पैसे देते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो। तो उस पैसे पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टा उनको इंटरेस्ट रेट देता है। दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज द रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट, याद रखना मेरी बात, ये रिपो रेट का उल्टा है, रिवर्स रिपो रेट। ओके, इट इज द रिवर्स ऑफ द रिपो रेट। ओके, इट इज द इंटरेस्ट पेड बाय द आरबीआई टू इट्स क्लाइंट्स फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, यहां पे भी शॉर्ट टर्म लोन्स है, जहां पे जैसे रिपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन था, यहां पे भी शॉर्ट टर्म लोन है। ओके, शॉर्ट टर्म लोन। ओके, नाउ
यहां पे भी जो है ऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां जैसे बाकी बैंकों को रिपो रेट में उनको कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह गिरवी रखनी पड़ती थी, यहां पे भी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सिक्योरिटीज भेजनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है, किसको? बाकी बैंक्स को देनी पड़ती है। ओके, ऐसे ही जो है ऑल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? वो बैंक जो लोन वो नहीं देते हैं, वो बैंक जो आपके डिपॉजिट्स वगैरह का, ये जो आपको लोन वगैरह जो है उसके साथ साथ बाकी चेक्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं देते हैं। ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप LIC को गिन सकते हो। ओके, LIC, UTI, इन चीजों को आप बोल सकते हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NBI भी ये रिवर्स रिपो रेट में और रिपो रेट वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द रिवर्स रिपो रेट। अब ये भी आप पॉइंट लिखिएगा वहां पे, दैट रिवर्स रिपो रेट, राइट डाउन। ओके, रिवर्स रिपो रेट इज ऑलवेज लेस देन द रिपो रेट। ये एक पॉइंट कम होता है हमेशा, किससे? रिपो रेट। ज्यादा नहीं हो सकता है रिपो रेट से। रिवर्स रिपो रेट इज ऑलवेज लेस देन द रिपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, and marginal standing facility, it's always higher than the repo rate. It's always higher than the repo rate. समझा गया? Now ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। ओके, रिवर्स रिपो रेट का। अब वन मोर टर्म इज द कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल सा टर्म है। ओके, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा एक बैंक के पास होता है उसका कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल 4% या 5%, वो हमेशा रहना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश और इट्स इक्विवेलेंट, कैश में ही आपको रखना पड़ता है। किसके पास? RBI के पास, क्योंकि हो सकता है कि भी आपको जरूरत पड़े, आपकी कोई इमरजेंसी आए, जैसे अभी येस बैंक का चल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है वो पैसा यूज कर सकती है RBI ऑफ इंडिया आपको बचाने के लिए। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। व्हेन, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कैश रिजर्व रेशियो को? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप some percentage of their deposits with the RBI. So it's in order to ensure that banks do not run out of money to meet the payment demands of the of the depositors. But इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे वो पैसा रखने के लिए RBI आपको इंटरेस्ट देगा। नो, उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन दैट मनी विच यू आर पार्किंग विद द RBI. Okay, this is all about which you need to remember for your exams. This is all about CRR, cash reserve ratio, right? Now see, ये भी यही है। SLR is almost equal. What is the CRR? अब यहाँ पे लेकिन जो पैसा है SLR का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, यहाँ पे वो पैसा आपको RBI के पास नहीं रखना होता है, ये पैसा आपको रखना होता है अपने पास। Okay, when you are keeping some money with you, okay, न कि RBI के पास। Okay, हाँ, yes, in the form of gold, in the form of cash, in the form of government securities, जब कुछ पोर्शन जितना भी आपको RBI कहे 10%, 20%, 25%, वो परसेंट आपको साइड में रखना होता है। उसको आपको बिजनेस के लिए यूज नहीं करना होता है, ना लोन देना है, ना किसी को देना है, ना FD में डालना है। तो वो जो है वो सारा आएगा क्या? वो उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट? स्टैट्यूटरी liquidity ratio. Okay, so it is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of cash, gold or securities with them. समझा गया आपको? Now see, so ये हो गया आपको SLR जो आपको याद रखना पड़ेगा। Then OMO, open market operations. Open market operations का मतलब क्या होता है? Open market operations ये होता है, it's simply, okay, ये लिख दीजिए आप, it's simply the selling, okay, the selling or buying, it's simply the selling or buying of the government securities by the central bank, that's RBI, by the central bank in an open market. Okay, यहां पे जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is openly selling or buying the government securities, in an open market
थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, खुद डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होता है इनमें, इट्स थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, इट्स थ्रू द कमर्शियल बैंक्स only that the Reserve Bank of India is involved in the selling and buying of the government securities, okay, of the government securities. So government securities के साथ साथ यहाँ पे treasury bills भी आएंगे, okay, treasury bills, the buying and selling of government securities and treasury bills in the open market by the Reserve Bank of India through the commercial banks, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे open market operations, right, open market ऑपरेशन। अब इसका पर्पस भी यही है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल देखो, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है मार्केट में लगाना है, लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, उस टाइम पे क्या करेगा वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये उस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी, it will buy the government securities at that time. So when the Reserve Bank of India, when it wants to infuse liquidity, पैसा, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, ओके, कैश, when it wants to infuse liquidity in the market, in the monetary system, it will at that time buy the government securities, ये खरीदेगी उस टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ऑटोमेटिक है ना। This way it provides commercial banks with the liquidity, उससे पैसा ज्यादा आता है बैंक्स के पास, and when it sells the government securities, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ये भेजेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, at that time it curbs the liquidity, उस वक्त लिक्विडिटी कम होती है, समझा गया आपको। So this is what is known as the open market operations. Now there are two types of open market operations, एक परमानेंट होता है, दूसरा टेम्परेरी होता है। तो उसको हम बोलते हैं आउटराइट परचेज। आउटराइट परचेज जो है ये परमानेंट एक प्रोसेस होता है, चलता रहता है, राइट। देन देयर इज वन मोर दिस सेकंड काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट। वो टेम्पोररी है, तब आप जो है वो सिक्योरिटीज वगैरह को जो आप वापस जो है वो खरीदते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स which you need to remember for your exams, okay, which you need to remember for your exams। अब इन्फ्लेशन को समझने में जो है यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है इन टर्म्स को आपने समझ लिया है, ओके। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है?